बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जेके रेवोल्यूशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान एहसान आबिद। नाजरीन, बात करें जम्मू व कश्मीर की, जो कि हमें पता है कि डीडीसी इलेक्शन जब से हुए हैं और डीडीसी मेंबरान जो भी इस टाइम पे है वो अपने अपने सेगमेंट्स में जो है आज सरखियों में छाए रहते और बहुत ही अच्छा काम कर रहे और जो भी काम उनको करने चाहिए बखूबी अंजाम दे रहे। तो आज इस ज़मीन में हम मौजूद है डीडीसी मेंबर जिन्होंने संग्रामा सेगमेंट से अभी जो है उभर के आए थे और एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल की थी और जो बाई प्रोफेशन एडवोकेट भी है, इरफान हफीज़ लोन साहब के साथ हम मौजूद है। सर, पहले तो आपका बहुत खैर मकदम है, सर आपने वक्त दिया। शुक्रिया एहसान साहब, आपका भी, जेके रेवोल्यूशन का भी, और आपने मौका दिया जो हम अपने ख़यालात का इजहार करेंगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा सवाल रहेगा सर, बिंग डीडीसी मेंबर संग्रामा जो अभी जहाँ से आपने जो इतनी बहुमियत से जो जीत हासिल की है, या अगर हम बात करें इस पूरे सेगमेंट की, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि सुर्खियों में डीडीसी मेंबरान अपनी जो वो कारकर्दगी जो वो कर रहे हैं अपने सेगमेंट्स में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, बीइंग ए डीडीसी मेंबर, आपका जो रोल रहा है अपने सेगमेंट में डेवलपमेंट को लेकर या जितने भी मसाइल है वो सर कैसा रहा है और आगे कैसा रहेगा सर? देखिए, हमारी ओर से हर मुमकिन कोशिश रहेगी कि हम लोगों के तवाक़ात पे खरे उतर पाए। बहुत से लोगों के मसले मसाइल हैं और लोगों के तवक्कात भी है, और हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों के मसले हैं वो हल हो। और मैं आपको ये पूरे ज़िम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि जब से हमें लोगों का एतमाद मिला है, इससे पहले भी मैं एज अ सोशल वर्कर लोगों की खिदमत में था, और जो भी उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड या जो भी उनके पॉलिटिकल राइट्स की हक़ की बात होती थी, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता था। और उसके साथ साथ जो आज जब एतमाद मिला है, शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन मैंने कोशिश नहीं की हो, चाहे दफ्तर जाके, मौके पे जाके, जो भी मुमकिन मुझे लगा, मैंने वो मुमकिन कोशिश की कि लोगों को राहत मिले। लेकिन अब जैसे बर्फ़ गिरी तो उस दिन कोशिश मेरी थी कि 24 घंटे में क्लियरेंस ऑफ रोड हो, सड़कें साफ़ हो जाए, और उसमें मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट का ताउन मिला और हमने वो कर दिया। और इसी तरीके से अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 महीने हमारा चले कलान आया हमारे इसके बाद जब इलेक्शंस हुए, और उसके बाद कोविड आया। तो लेकिन अब जो ये कुछ महीने हमारे पास काम करने के हैं, तो इसमें जो हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि जो लोगों के जो मसले मसाइल है वो हल हो, तो उसके नताइज कुछ दिनों में ग्राउंड पे आपके सामने आएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा तारजुआ, हाईगाम, अमरपोरा, अलीबाग रोड है, कई सालों से उन लोगों का बुरा हाल है। मैं आज भी वहाँ पर था, आर&बी डिपार्टमेंट ये कह रहे कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोल्स है वो हटने चाहिए, और फिर पीडीडी वाले आए, उन्होंने कोऑपरेट किया, वो उसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अड़चन होगी उसे हल करे। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये तारजू, हाईगाम, अमरपोरा, अलीबाग, ये रोड पे सड़क ठीक हो जाए, मैकडम हो जाएगा कुछ सालों के बाद। तो शायद कोई दिन ऐसा नहीं होता जब हम उनको फ़ोन के ज़रिए या दफ्तर जाके जितना भी होता है फॉलो अप करते हैं। इसी तरीके से अमरपोरा से हारीतार, उस सड़क की क्या हालत है, आप जाइए मौके पे देखिए। उसमें भी हमने JKPCC उनसे टेकअप किया, फॉलो अप किया, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वहाँ पर वो रोड भी ठीक हो जाएगा। और उसके साथ साथ हमारा यहाँ पर सीर में है, सीर में हमारा दबगांव ब्रिज, और आपको हैरत होगी कि 2007 में एक ब्रिज की बुनियाद डाली गई मंसीर में, जो आगे मुंडी की ओर, जो मुंडी है साउथ एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, मंडी है, तो उसको कनेक्ट करता है, छोटा सा शॉर्ट एक्सेस होता है। तो वो पेंडिंग था 2007 से लेके अब तक, कितना समय हुआ, कई साल। तो इंशाल्लाह हम इंश्योर करवाएंगे कि उस पे दोनों पे काम हो जाए, ब्रिजों पे, दबगांव भी और सीर ब्रिज पे भी। और हमने एक PMGS वालों को प्रपोजल भी दिया था, सीर आगे मंसीर, संग्रामा से जो सीर पेटसीर शुरू होता है, आगे मंसीर और आगे गुरसीर तक,
मीन्स बुंदसीर तक होके फिर दिलना के साथ कनेक्ट हो, इसके लिए हमने उनको कहा है रखा। इसी तरीके से संग्रामा का आप देखिए, वो गेटवे है पूरे इस डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्टों का, 3 डिस्ट्रिक्टों का रादर इग्नोर हुआ है। इंटीरियर संग्रामा का बहुत बुरा है, हम कोशिश करेंगे वो ठीक हो जाए। इसी तरीके से हमारा वागुब है, क्रांगशून है, पंजीपोरा है, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारा यहाँ पर रिंजी त्रुमगुण में पानी का मसला है, तो एग्जन साहब जो है, AEE साहब लगे रहे हैं। अब उनमें कुछ ग्राउंड वाटर कुछ उसकी कमी है, वरना बाकी सारा मुकम्मल है। तो उनने मुझे एश्योर किया है कि वो उसमें टेकअप कर रहे हैं ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के साथ, ताकि जो पानी निकलेगा वो देखेंगे, उसकी टेस्टिंग होगी। थोड़ा सा पानी उसमें, थोड़ा सा इन द सेंस कि बहुत सारा जो वेल्स ग्राउंड वाटर अवेलेबल है, लेकिन जिस OHT में हमें वो भरना है उसमें ज़्यादा कैपेसिटी है। तो डिपार्टमेंट का कहना हमें एक और वेल चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने टेकअप किया और रिंजी और त्रुमगुण में कुछ राहत मिलेगी। उसके साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे हाईगाम में स्कीम OHT के बावजूद भी वहाँ पर पानी की इस वक्त दिक्कत है, वो दुरुस्त हो। और हमारी मांग थी इससे पहले भी कि जो ग्रेविटी वाटर ऊपर से सरंज नाले से आता था, वो हाईगाम, तारजुआ, अलीबाग, नोपुरा, लालड़, अमरगढ़, इन गाँवों को सबको मिले। इसके साथ साथ हमारा जैसे पसनाग बूसू है, वहाँ पर हमने डिपार्टमेंट से कहा है और उन्होंने हमें एश्योर किया है कि उनका भी सड़क का बुरा हाल है। अब उन्होंने कहा है पोसनाग नेशनल हाईवे से ठीक होगा और आगे दिस बोसू, और बोसू के बाद पोसनाग, पोसनाग से एक शालबाग जगह है, वहां तक रोड ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि जो लोगों की जो डेवलपमेंट के हवाले से मसले मसाइल है, जैसे मैंने कहा हाईगाम उनकी प्रायोरिटी है कि उनका रोड हो, अमरपुरा, अलीबाग, हम कोशिश करेंगे। और फिल्टर्ड पानी मिले लोगों को, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट आज कोशिश कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इससे पहले हमें फिल्टर्ड पानी मिलता था, बहुत साल पहले, 20 साल 30 साल पहले गुलाम रसूल भट्ट साहब MLA थे हमारे, उनके वक्त में हमें ये मिला था फिल्टर्ड पानी, लेकिन फिर उसके बाद हमें इससे महरूम किया गया। लेकिन आज डिपार्टमेंट अब कोशिश कर रहा है, PHE वालों के शुक्रगुजार है, वो भी कोशिश कर रहे हैं, RNB वाले अपनी लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, JKPCC वाले कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा एक नेशनल हाईवे छूरा, नोपुरा, आगे शाकवाड़ा, विजर, वागूरा, वागिला, मनगाम, एक बहुत बड़ा वसी इलाका है। वहाँ पर जो PMGSY रोड है, बहुत ही स्लो वहाँ पर काम शुरू हो रहा है। हम ये तो प्रोविजन है कि तभी ये कंडीशन रखी जाती है एक कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई आपका इतना टाइम पीरियड होगा, नहीं करेंगे आपका CDR हम फॉरफिट करेंगे, आपका हम एडिशनल कुछ सिक्योरिटी होगी, नहीं करोगे तो वो हम कर लेंगे और कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए होता, लेकिन ये तो बड़े अब बहुत आहिस्ता चल रहे हैं, उतनी आज के ज़माने में इतना फास्ट है। जैसे हाईगाम का कहीं सालों पे रखा रोड, इसी तरीके से पोतखा, ये नोपुरा वया शाकवाड़ा, तो अब PMGS वालों ने काम किया। मैं और वहाँ पर ब्रिज जो बन रहे हैं वो JKPCC वाले बना रहे हैं, तो उसमें हम वहाँ भी गए, उनको हमने बोला जो वाजमाला में है आगे क्रीडी वो भी होना चाहिए, और जो वागूरा है उस पर आप काम, वागिला उस पर काम करें। और शाकवाड़ा में गया क्योंकि ये जहाँ से मेरी कोई रिप्रेजेंटेशन लोगों ने जहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, वो उसके साथ कनेक्ट होती है। तो फिर मैं वहाँ पर शाकवाड़ा उनको ब्रिज के बारे में बोला, उन्होंने कहा कि हम ब्रिज पे काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा PMGSY में कल जब मैग्नामाइजेशन होगी कोई पोर्शन रहना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उनको कोई स्टील काटने के लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो ऑक्सीजन आज की कोरोना की वजह से अवेलेबल नहीं है। तो हमने कहा कि इंसानियत का तकाजा है, पहले पेशेंट इंसान को वो मिले, तो हमने उनका वो जायज़ समझा वो चीज़ें कि PCC वालों का। ये सर यहाँ पे डेवलपमेंट की बात चली है, तो इस पे हम बात करना चाहेंगे। आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो बहुत वक्त से जो पेंडिंग पड़े हुए थे, और आज उन पे जो है आप कहीं ना कहीं काम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इतने वक्त से जो प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, हालांकि यहाँ पे जो है सरकार थी, तो आप किस यहाँ पे चीज़ को ये जिम्मेदार ठहराए है कि अभी तक जो काम नहीं हुए हैं? क्या वजह हो सकती है सर कि आज इतने वक्त के बाद उन कामों को कहीं ना कहीं फिर से उठाया जा रहा है? देखिए एहसान साहब, मैं आपको ये कहूँगा, मैं इस वक्त ब्लेम गेम में नहीं चला जाऊँगा। और जो इससे पहले मैं तो एक DDC बना, लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए, DDC, MLA और मिनिस्टर में काफ़ी फ़र्क होता है।
लेकिन डीडीसी होते हुए भी जो हमारी जिम्मेवारी है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, देखिए कोई एमएलए होता था, उसको सरकारी एंटाइटलमेंट होती थी लोगों को जाने के लिए। आज जो हमारे डीडीसी मेंबर बने, माने जिन बहुत से लोगों के पास अपनी गाड़ी भी नहीं है, तो वो बेचारे अपनी गाड़ी लेके फिर हायर करके जाते हैं बेचारे, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक कहने का मतलब है, एक डीडीसी मेंबर और एक मिनिस्टर और एमएलए में आसमान और ज़मीन में फ़र्क है। और जितना लोग तवक्कात एक मिनिस्टर से करना चाहिए, उतना ही वो किससे करते हैं? डीडीसी मेंबर से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुमकिन होता है, मैं ये आपको कहूँगा कि जो हमारे इससे पहले नुमाइंदे थे, मैं आज ही जैसे आपने कह रहे थे, हमारा चनड़ गाँव है, पानी है, नेशनल हाईवे के साथ गांव है, पानी की उनको दिक्कत है। इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो इससे पहले नुमाइंदे यहां पर रहे हैं, लोगों को उनको जवाबदेह बनाना चाहिए कि अगर आप 16 साल एमएलए रहे, अगर आप 3 साल मिनिस्टर रहिए, कहिए आज के 21वीं सदी में जो हाईगाम जिनके पास ऑलरेडी रास्ता था, ये तो पता है रूटीन में हो जाएगा, 10 साल 8 साल पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा, तो यहां भी हो जाएगा। वो कश्मीरी में कहते हैं आलन देकर वांगनन साग। लेकिन वो जिम्मेवारी होनी चाहिए थी कि उनको अपनी टेन्योर में ये होना चाहिए था। आज तो उन नुमाइंदों को भी इक्तिदार से 3-4 साल बाहर है वो अब है। उससे पहले वो 3-4 साल 16 साल थे, मिनिस्टर भी थे, तो क्यों नहीं किया उन्होंने? पानी फिल्ट्रेशन प्लांट, फिल्टर्ड पानी क्यों नहीं इस इलाके को दिया? खाली इतने ज्यादा अट्टार सारे लोग बोलते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट किया, इसको ऐसे करना था। अरे भाई, आज के जमाने में इतनी किसको फुर्सत है कि आज तो उम्र भी नहीं है कि आप 10-10 साल लगाए एक एक चीज में। वो ग्राउंड पे तो कुछ है ही नहीं। जैसे साउथ में आप श्रीनगर से वेजबाड़ा आगे अनंतनाग जाते, कितना अच्छा रोड बना हुआ, वाइडनिंग ऑफ रोड, और एक रिकॉर्ड टाइम में वो हुआ। और जो यहाँ के साइड के जो थे लोग, उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि इसमें वो मेहनत करे, फॉलो अप करे, इंश्योर करे, लैंड एक्विजिशन हो जाए और उसके बाद अप्रूवल हो जाए, टेंडरिंग हो जाए। अब आज जब मैंने इलेक्शन लड़ा, मैंने तब लोगों को कहा यही कि भाई डेवलपमेंट में मेरी टॉप प्रायोरिटी होगी यही वाइडनिंग ऑफ रोड। कितना हम कामयाब होते हैं वो देखेंगे। वी विल जस्ट मेक फॉलो अप लाइक एनीथिंग कि वी विल एंश्योर जो ये नेशनल हाईवे की एक्सपेंशन है, वाइडनिंग ऑफ 4 लेन, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न कि ये हो जाए। जैसे आपका PMGSY इंपॉर्टेंट रोड पोतखा, हम उसमें मॉनिटर कर रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि उसमें अच्छा बढ़िया काम हो। अगर कोई शिकायत है वो उसमें दुरुस्त करने चाहिए, और अगर कोई हमें लगता है तो हम उनको बताएंगे कि वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट, और वो एक्सपीडिशियसली उस पर काम करें। सर, यहाँ पे डेवलपमेंट की बात चली है, तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो काम बहुत सालों से पेंडिंग है, अब जो डीडीसी मेम्बरान है वो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि उन कामों को हम फिर से जो है उनको स्टार्ट करें, ताकि लोगों को जो है वो जो एक्सपेक्टेशंस, कहीं ना कहीं आपने कहा, वो एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरे। लेकिन अब सवाल ये भी है कि डीडीसी मेम्बरान जो है, क्या वो हर एक चीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं? जैसे कि सुनने में ये भी आया है कि अभी जो बैक टू विलेज का जो प्रोग्राम चला था, उसमें जो 10-10 लाख रुपए जो सैंक्शन किए गए थे, तो हम ये बताना चाहेंगे उन 10 लाख रुपए जो सैंक्शन किए गए थे उनको यूटिलाइज़ क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या वजह है आखिर जो वो पैसे आ चुके हैं लेकिन वो जो उनको यूटिलाइज़ करने चाहिए थे लेकिन नहीं हो रहे? देखिए एहसान भाई, एक तो हो गया हमारे 14th FC रूरल डेवलपमेंट, उसमें काफ़ी आप 30, 40, 50 लाख खर्च कर सकते हैं। फिर मनरेगा है एक गांव में, उसी में आप भी काफ़ी पैसे खर्च कर सकते हैं, कहीं लाख 20-30 लाख, ठीक है। तो रफली मैं कह रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 1 करोड़ हो गया आपको मनरेगा RDD 14th FC। उसके अलावा 23 लाख 23,30,000 रिसेंटली दिए गए हर पंचायत में। उसके बाद 10 करोड़ अदरवाइज भी ये इसको काउंसिल को दिए गए गांव में ये मतलब काम करने के लिए। तो उसके बाद एक ब्लॉक काउंसिल में और 25 लाख दिए, वो भी हर गांव का शेयर कुछ लाखों में बनता है। और उसके अलावा हमारा बैक टू विलेज का 10 लाख, उसमें वो पैसे डिपॉजिट भी हुए हैं। 20,000 का आपको है कि किट खरीदिए, और 9,80,000 के 2 काम लोगों ने काम दिए। पहले मैं ये कहूँगा कि ये जो अमाउंट बनता है एक गांव में अप्रॉक्सीमेटली, अदर देन द PMGSY, अदर देन द R&B, अदर देन PDD, अदर देन JKPCC और बाकी जो एजेंसीज हैं, उनके बिना ये मैं कह रहा हूँ आपको 1-2 करोड़ रुपए जमा हो जा रहे हैं, जो मैंने आपको बोला। अगर ये पैसे वाकई ही सिस्टम ठीक होगा और ये पैसे वाकई ही यूटिलाइज हो जाएंगे ऑन ग्राउंड, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक गाँव डेवलपमेंट के हिसाब से
एक खुशहाल गांव बनेगा। आपको हर सहूलियत जो एक डेवलप्ड कंट्री में होता है, जो एक डेवलप्ड कंट्री में एक गांव होता है, मैं आपको कहता हूं इस पैसे से वो एक खूबसूरत, एक डेवलपमेंट के हिसाब से एक बढ़िया गांव बनेगा। तो सर यहाँ पे रुकावट क्या है? लेकिन ये पैसे सिस्टम में कहीं फॉल्ट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बस यहां पर लोगों को ऐसा लग रहा पैसे आ रहे, शायद सरपंच साहिबान ने खाया होगा, शायद हमारे सेक्रेटरी साहिबान ने, शायद उतना नहीं है। ये आज टेंडरिंग का प्रोसेस है, आज आरटीआई का जमाना है, लेकिन है करप्शन भी है। दे शुड बी डेल्ट वेरी स्ट्रिक्टली जो करप्ट लोग हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज बहुत सारे लोग काम करने वाले और ऑनेस्टली कर रहे हैं। अब ये एक फैशन सा बन गया कि आप कह रहे हैं कि भाई वो भी करप्ट, ये भी करप्ट, पूरा ये ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं। लेकिन जैसे मैं सिस्टम की आपको बात बताऊं क्या हो रहा है, जैसे आपने अभी 9,80,000 है, इसमें हमें 2 काम करने हैं, 2 काम आइडेंटिफाई हुए हैं। हमारे डीडीसी बनने से पहले, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो लोग यहाँ टर बोलते हैं, हमने इससे पहले ये पैसे आए हुए, इससे पहले काम आइडेंटिफाई हुए। हमारे कंट्रीब्यूशन ये होगी कि अगर अमली तौर ये अब अमली शक्ल इसे मिले। और उसमें क्या हुआ है, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक लेटर निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अलॉटमेंट ऑफ वर्क शैल बी बेस्ड ऑन टेंडरिंग विच कैन बी लिमिट टू द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा ऑफ फॉर ईच पंचायत फॉर B2 V3। जो ये 10 लाख रुपए है, इसके जो 9,80,000 जो 2 काम करने हैं, उसका मतलब ये हुआ कि इसी गांव से हर जिस गांव के 10 लाख रुपए, उधर से ही एक वो कार्ड होल्डर, उसमें जब ये अमाउंट देखते हैं उसका मतलब है डी कार्ड जिसके पास होगा, डी क्लास कार्ड, वही ये टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकता है। जब देखा हमने बहुत से कम गांवों में डी कार्ड वाला मिला और उसका नतीजा ये निकला, ये टेंडरिंग हो गई। मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे संग्रामा ब्लॉक में टेंडरिंग हो गई। तो जब हमने देखा उन गांवों में से किसी के पास उस गांव में डी क्लास नहीं है, 2 होने चाहिए कंपटीशन के लिए, जो ये लोग कह रहे हैं। तो नतीजा ये निकला कि टेंडरिंग हुई लेकिन 0 बिड, नो बिड ये आप दे सकते हैं। ये है, ये लिया मैंने जब वहां हम गए। ये फाइनेंशियल कमिश्नर जो आप हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी बन गए, उनके टाइम का है, ये डेटेड 17/9/2020। सरकार ने ये सोचा ही नहीं है कि इन गांवों में से कहां डी क्लास मिलेगा, उनको तो ये पता होना चाहिए था ना। तो 1-2 साल से ये 10 लाख रुपए आपके अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, ये 2 लाख रुपए रुके हुए इसकी वजह से। तो ये सिस्टम में फॉल्ट है। सर कहीं ना कहीं आपने कहा कि ये सिस्टम का फॉल्ट है। हम देख रहे हैं कि पैसे जो है बिल्कुल आए हैं, लेकिन अभी उनको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो सर इस सिस्टम को अगर हमें बदलना है तो कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे जिससे कहीं ना कहीं जो सिस्टम है इसमें चेंज आ सकता है? चेंज ऐसे आ सकते हैं कि लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट यही है, और आरटीआई का इस्तेमाल करना चाहिए। और हर इलेक्टेड बंदे को, या जो भी लोग हैं अदर देन द इलेक्टेड, सिस्टम गवर्नमेंट का जो है पूरा निज़ाम जो है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, उसको अकाउंटेबल बनाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने इशू रखे, लोगों को अपनी लेवल पे ये रेज करने चाहिए। उनसे बताइए 10 लाख तो आए, आपने कंडीशन रखी है, क्यों रखी है? क्या ये पैसे नुकसान नहीं हो रहा है? 2 साल तक हमारे पैसे काम रुके हुए क्यों है? पूछ सकते ना आप ऐसा नहीं पूछ सकते कि आप ये जो कैपेक्स बजट है, आपका PMGSY है, R&B है, PDD है, क्या सिस्टम है आपके पास ये इंश्योर करने के लिए कि ओवरलैपिंग ना हो? कि आपने गांव में जाके कहा BDO साहब को या VLW साहब को, सर ये जरा ये रास्ता रखिए, इनका बुरा हाल है। बाद में वही रास्ता जब मेरे पास कुछ आता है कि भाई आप रिकमेंड करिए कहां पर है, मैं वो रास्ता R&B को दे देता हूं। पहले से उन्होंने भी रखा है, यहां से हमने भी रखा है, मिसाल के तौर पे कह रहा हूं। तो ये चीजें लोगों को, इनको सबको मिलके, हमारी भी एज ए जिम्मेवारी बनती है, आपकी जिम्मेवारी बनती है, हर बंदे की जिम्मेवारी बनती है एज ए, ठीक है, इलेक्टेड DDC मेंबर, मेरी जिम्मेवारी जो होगी वो भी मैं निभाऊंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसके साथ साथ हर पढ़े लिखे, हर जिम्मेदार शख्स को, जो जिम्मेदार हमारा बाशिंदा कोई भी, उसको चाहिए कि वो इन चीज़ों को देखे और कोशिश करे। जब आप
अकाउंटेबिलिटी बनाएंगे ना, जब ये सवाल आप इनसे पूछेंगे तभी जाके तो सिस्टम चेंज हो जाएगा। बाकी तो हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि करप्शन ख़त्म हो, लोग ध्यानदारी से काम करें, हर मसला हल हो, लोगों के मुश्किलात हल हो, इस बीमारी से हम बाहर निकले। और जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कई सालों से कश्मीर में क्या हालात रोनुमा है, कितने घरों में मातम है और कीमती जानें ज़ाया हुई है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि यहाँ पर ये जो मसला है, सियासी मसला है, ये सियासी मसला टेबल पे हल हो जाए और ये जो कीमती जानें हैं, चाहे कोई सिविलियन मेरा भाई हो, चाहे वर्दी वाला कोई हो, चाहे कोई भी हो, ये हल होना चाहिए ताकि यहाँ पर अमन कायम। सर यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि जो अलायंस बनाई गई थी, जैसे गुपकार अलायंस की बात करते हैं, तो हमने ये देखा कि ड्यूरिंग डीडीसी इलेक्शंस और उसके बाद डीडीसी इलेक्शंस के बाद वो गुपकार अलायंस जो कहीं ना कहीं उसका डिमोलिशन हुआ। तो यहाँ पे सवाल ये होता है कि वो जो अलायंस थी, क्या वो खाली डीडीसी इलेक्शंस तक ही महदूद थी? उसके बाद जो है, उसके बाद फिर न जाने वो उस अलायंस का क्या हुआ, किसी को खबर नहीं है सर। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप जो कश्मीर का सूरत हाल है, इसे किसी अलायंस से मत जोड़िए। आपको पता है, चाहे ये हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या बाकी लोग हैं, आपको पता है कि माजी में कितनी गलतियाँ हुई हैं। और मैं सिर्फ उनको नहीं कसूरवार ठहराता हूँ, मैं अपने आप को भी बासत कश्मीरी, कि हम सारे कहते हैं उन्हें गलतियाँ की, लेकिन हम उनको एतमाद देते गए। और आज भी अगर वो कोई भी गलती करेंगे, कल फिर से लोग उनको एतमाद देंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम ऐसे सूरत हाल से गुज़र रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलतियां हैं, पीडीपी की भी गलतियां हैं, उनको इस वक्त हमें सामने नहीं रखना है। हमें उनके जवाबदेह बनाना है, हमें उनसे हिसाब लेना है और वक्त आने पर उनको सबक सिखाना है सियासी तौर। लेकिन इस वक्त की ज़रूरत ये है कि हम सब एक आवाज़ बन के अपने हुकूक की बात करें। हम जो हमसे छीना गया है 370-35A 5 अगस्त का जो फैसला था, वो गैर जमहूरी और गैर आईनी था। सब लोग आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे कर्फ्यू चला, असेंबली नहीं थी, सरकार यहाँ नहीं थी, कैसे इन्होंने ले लिया हमें और कहा कि सारे लोग चाहते हैं ये छीनना चाहिए, ये एब्रोगेट होना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ कि उस चीज़ को हम जो बात कर रहे हैं, ये सब बात हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे चीज़ें जो मैक्सिमम हम ऑटोनॉमी ले सकते हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हिंदुस्तान के आइन में 70 साल था और ये सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशंस एंटरटेन की हुई है। उसका मतलब हुआ कि जो आप मांगते हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आप मांगते हैं। तो लेकिन ये हमें एंटी नेशनल, गद्दार, सेडिशन, ये सब कह के, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि मुझे अल्लाह ताला ने इस बात की हिम्मत दी, तौफीक दी कि मैंने उस दिन भी कहा है गैर जमहूरी और गैर आइनी था, मेरे पास काला झंडा था, मैंने इनको दिखाया कि हमें ये कबूल नहीं है। आई रिस्कड माई लाइफ। मेरे वालिद साहब है, ही वॉज असैसिनेटेड, फैमिली बहुत परेशान थी। कश्मीर में आपको पता ही नहीं है कि जो मरता है उसको पता ही नहीं होता मुझे कौन मार रहा है, और मारने वाले को अक्सर बेशतर पता ही नहीं होता मैं मार क्यों रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत रिस्क है, लेकिन उस रिस्क को लेते हुए मैंने तब भी कहा, आज भी कहता हूँ कि हमें वो कबूल नहीं था 5 अगस्त का फैसला, और हम उसके लिए वादाबंद है कि हर मुमकिन हम कोशिश करेंगे। हमारी शिनाख्त से ये जुड़ा हुआ मसला है, हमारी पहचान से जुड़ा हुआ मसला है, जज्बात है, और उसके जज्बात के साथ साथ हमारी पहचान के साथ साथ हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात है यहाँ पर नौकरी के हवाले, ज़मीन के हवाले से, वो इससे जुड़े हुए, और हम उसके लिए लड़ेंगे। और ये आप सिर्फ गुपकार या क्या उनको उस अलायंस तक महदूद ना रखे, ये हम सबको मिलके चलना है। अच्छा है वो इकट्ठा आए, उनको सबको इकट्ठा चलना चाहिए, एक सुर मिला के। और मैं एक छोटा सा यहाँ का बाशिंदा होने के नाते मैं कोशिश भी करूँगा, अगर मौका मिला, कोविड था, मेरा वरना इरादा था कि यहाँ की जितनी भी रीजनल पार्टीज़ है, चाहे एनसी है, पीडीपी है, हम उनसे मिलेंगे, उनकी लीडरशिप से गुजारिश करेंगे कि विजडम मेरी सोच में ये कहती है कि हम इस वक्त कन्फ्रंटेशन ना ले, हम बताएं इनको कि आपने गलत किया, 370 कबूल नहीं है। सर 370 की बात चली है तो कहीं सुनने में भी ये आ रहा है कि
आर्टिकल 370 जब से हटाया गया, उसके बदले जो अभी जो रिसेंट डीडीसी इलेक्शंस हुए हैं वो एज अ रेफरेंडम दिए गए, सर आप क्या इस चीज़ को मानते हैं? देखिए, आप इसके साथ 370-35A जो है, हमने तब भी कहा, आज भी कहा, यहाँ सरपंच पंच जो भी बनेगा, कोई भी हो, सबका ये मानना था कि हम 370, चाहे जम्मू से लोग थे, यहाँ से लोग थे, लद्दाख से लोग थे, हमारा स्टेट छीना गया, सही बात नहीं है। 370-35A हमें कबूल नहीं है। तो ये रेफरेंडम नहीं है, सबको पता है। अगर यहाँ पर लोगों को कबूल ये होता तो लोग यहाँ हड़ताल क्यों, ये आपने कर्फ्यू क्यों लगाया, आपने टेलीफोन हर कम्युनिकेशन को ब्लॉक क्यों किया? वो क्या दर्शाता है? वो ये दर्शाता है कि यहाँ पर लोगों को ये कबूल नहीं है। तो इसलिए हम सबको मिलके इसके लिए लड़ना चाहिए दिल्ली सरकार से। मुझे लगता है मोदी जी को हमें कहना चाहिए, मोदी जी आपका स्टेचर बहुत बढ़ेगा, आप इस मसले को हल करिए, और उसी स्पिरिट के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए कि इस मसले को बातचीत से सियासी मसला हल करिए, और जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स थे उनकी बहाली के लिए हम सबको मिलके कोशिश करें। सर एक बार फिर आपका हम शुक्रिया करते हैं कि सर आपने हमें शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया हमें, इसके लिए आपका फिर से शुक्रिया। तो नाजरीन, ये हमारे साथ थे एडवोकेट इरफान हफीज़ लोन साहब, जो कि डीडीसी मेंबर है, जो कि अभी संग्रामा जो सेगमेंट है वहाँ से जो बहुत ही एक नए फेस से उभर के आए, और हमें उम्मीद यही है कि जिस तरह से 370 को लेकर ही नहीं, जिस तरह से बाकी मसाइल को लेकर बात करते, तो एक उम्मीद ये है कि आगे जो है इरफान हफीज़ लोन साहब कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ बनेंगे, और जितने भी मसाइल है उनको हल करने में इनका अहम रोल रहेगा। आप बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जेके रेवोल्यूशन के साथ। कैमरामैन मुहीब के साथ मैं आपका मेज़बान